थे तो उनके समर्थकों से आपकी थोड़ी नोकझोंक भी हो गई थी जयराम में, तो उसको बीजेपी चुनौती के रूप में देखती है क्या? नहीं, एक बांग्लादेशी छाप, मदरसा छाप जो है अपने आप को डॉक्टर कहने वाला एक यहीं का मंत्री है, उसका नाम भी मुझे याद नहीं रहता है, इरफान अंसारी शायद से। नमस्कार, जोहार। झारखंड में सियासी सरगर्मी जो है वो उसका तापमान बढ़ा हुआ है। झारखंड में चुनाव है, इसको लेकर लगातार नेताओं का दौरा लगा हुआ है। एनडीए ने भी अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक दी है, इंडिया गठबंधन भी अपनी तरफ से पुरजोर ताकत लगाए हुए है कि सरकार उनकी बने। इधर एनडीए भी पूरी तरीके से मैदान में उतर चुका है, मैदान फतह करने की कोशिशों में जुटा हुआ है। कुछ दिनों में ये क्लियर हो जाएगा कि किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि अभी पर्व है और अभी तक जनता का जो मिजाज है उसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मुझे लगता है छठ के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि कौन कितना भारी किस सीट पे नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों ही दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों के पीछे पूरी ताकत लगा दी है। जहां आज अमित शाह का दौरा हुआ, वहीं प्रधानमंत्री का भी दौरा है। लगातार कई बड़े नेता बीजेपी की तरफ से झारखंड का दौरा करेंगे। उसके बाद जो चुनावी माहौल है उसमें चेंज देखने को मिलेगा। आज हमारे साथ झारखंड चुनाव और झारखंड का जो समीकरण है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनीष कश्यप हैं। हालांकि ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, नाम ही इनका काफी है। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि झारखंड में, चूंकि अब ये बीजेपी इन्होंने ज्वाइन कर लिया है और बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पे ये झारखंड में काम कर रहे हैं, झारखंड के गांव-गांव तक जा रहे हैं, तो इनसे समझेंगे कि झारखंड का माहौल क्या है और किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। जोहार झारखंड। जोहार झारखंड। मनीष जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आप झारखंड में घूम रहे हैं, आप एक पत्रकार के तौर पे काम कर चुके हैं, यूट्यूबर के तौर पे काम कर चुके हैं। जनता का मूड क्या कहता है वो आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता है कि कोई समझ पाएगा। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या लगता है, लोगों का मिजाज क्या लगता है, कौन भारी पड़ रहा है इस वक्त? देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा जी असम के जो सीएम हैं, उन्होंने हर पहलू पे काम किया। जब उन्हें जो है यहाँ का सहप्रभारी घोषित किया गया तो उन्होंने हर पहलू पे, हर छोटे छोटे पहलू पे काम किया। शिवराज सिंह चौहान, आप लोगों को पता ही होगा कि वो कितने लोकप्रिय सीएम, मतलब कि भारत के अब अगर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सीएम में अगर देखा जाए तो मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान का नाम आता है। तो शिवराज सिंह चौहान जो है चुनाव के प्रभारी हैं। हमारा घोषणा पत्र जो है वो जारी हो चुका है। घोषणा पत्र में हम लोगों ने कहा है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, हम झारखंड में जो है जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है उस पर काम करेंगे। झारखंड के लोग जो है पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा परेशान हुए, क्योंकि हेमंत सोरेन ने झांसा दिया, मतलब कि जुमला, ऐसे कि इतना बड़ा जुमला कि हम महिलाओं को जो है 2000 रुपया जो है चूल्हा चौकी योजना के तहत देंगे। हम जो है जितने ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनको 5000 रुपया जो है हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। 7000 रुपया जो है हम पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को देंगे। ना 7000 दिया उन्होंने, ना 5000 दिया, ना चूल्हा चौकी योजना के तहत जो है कुछ दिया। उन्होंने किया क्या, पूरे देश में 4% आदिवासियों की जनसंख्या बढ़ी है पूरे देश में, ये आंकड़ा है। झारखंड में जो है ऑफिशियली डेटा मैं बता रहा हूं, अब बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी बातें कहते हैं, जो ऑफिशियली डेटा है उसमें जो है झारखंड में आदिवासियों की संख्या जो है 10% घटी। अब जरा सोचिए, आदिवासियों की संख्या 10% घटी तो बढ़ी किसकी? पूरे देश में 4% बढ़ी और यहां पे 10% घट गए। तो बढ़ी किसकी जनसंख्या? बांग्लादेशी घुसपैठियों की, रोहिंग्या घुसपैठियों की। वो लोग आके डेमोग्राफी चेंज किए। तो इन सब चीजों को देखते हुए झारखंड के लोग पूरी तरीके से त्रस्त हो गए हैं और उन्होंने ठाना है कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में जो है 23 तारीख को जो है बना देंगे। और 23 नवंबर को जो है आप देखिएगा 3 बजे तक तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी रहेगी। मनीष जी, जो डेमोग्राफी को लेके लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, वहीं इनका कहना है, इंडिया गठबंधन वालों का कहना है कि केंद्र के जिम्मे है बॉर्डर,
बीएसएफ उनके जिम्मे है, तो फिर आप कैसे घुसपैठ का आरोप लगा सकते हैं? वही उनका ये कहना है कि बीजेपी का कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है, वो डेमोग्राफी की बात करती है, कभी नहीं, कुछ बात अब डेवलपमेंट पे आते हैं। डेमोग्राफी का आज मैं नहीं बोलूंगा, मैंने सैकड़ों वीडियो में बोला है। अब डेवलपमेंट पे बात कर लेते हैं, सिर्फ डेवलपमेंट पे बात करेंगे। देखिए, ये विपक्षी डेवलपमेंट पे बात ही नहीं करना चाहते हैं। अगर ये डेवलपमेंट पे बात करेंगे तो इन्हें पता चलेगा। इस देश के प्रति व्यक्ति आय जो है, पर कैपिटा इनकम इस देश का जो है अभी वर्तमान समय में नवंबर महीना में, नवंबर 2024 में प्रति व्यक्ति आय जो है वो 2,25,000 रुपया है। कितना है? 2,25,000 रुपया है प्रति व्यक्ति आय। 2,25,000 रुपया वर्तमान समय में है। झारखंड में प्रति व्यक्ति आय 1,05,000 रुपया है। यानी झारखंड के प्रत्येक व्यक्ति का जो है 1,20,000 रुपया नुकसान हो रहा है। झारखंड के प्रत्येक व्यक्ति का 1,20,000 रुपया नुकसान हो रहा है। देश का जीडीपी जो है वो 7.7 है। झारखंड का जो है वो एग्जैक्ट जीडीपी जो है, एग्जैक्ट, अब आंकड़ा ये सरकार क्या पेश करती है क्या नहीं पेश करती है, एग्जैक्ट जीडीपी जो है वो जो है 5% से नीचे है, बिलो 5% है। देश का 7.7, झारखंड का 5% से नीचे। रघुवर दास की सरकार ने जो है, जब पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने जेपीएससी क्लियर किया, जेएसएससी क्लियर किया, पुलिस कांस्टेबल की बहाली निकाली, दरोगा की बहाली निकाली। उसके अलावा जो है आपने देखा होगा हॉस्पिटल में बहाली निकाला, बीडीओ सीओ एसडीएम की जो है बहाली उन्होंने निकाला। बहुत सारा बहाली निकला और फेयर बहाली हुआ, 16-17 बहाली निकला और सारा का सारा बहाली जो है फेयर हुआ। इस सरकार के समय में जितनी भी बहाली निकली पेपर लीक हुआ। अब जरा बताइए, डेवलपमेंट पे तो ये लोग खुद नहीं बात करते हैं। 4 लेन सड़क जो है हेमंत सोरेन ने एक भी बनाया? पूरे झारखंड में हेमंत सोरेन ने एक 4 लेन सड़क बनाया क्या? अब कुछ लोग बोलेंगे कि 4 लेन रोड बनाने का काम जो है केंद्र सरकार का, ऐसा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट भी 4 लेन बनाता है। गुजरात में जाके देखिए, बहुत सारा सड़क जो है स्टेट गवर्नमेंट ने 4 लेन बनाया। आप तेलंगाना में चले जाइए, वहां पे जो है आंध्र प्रदेश में, वहां पे बहुत सारा स्टेट गवर्नमेंट ने 4 लेन रोड बनाया है। तो यूपी में चले जाइए, स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारा रोड जो है 4 लेन बनाया। एक रोड जो है इन लोगों ने 4 लेन नहीं बनाया। आदिवासियों के विकास के लिए इन्होंने काम नहीं किया। और ये लोग कहते हैं कि हम लोग जो है डेमोग्राफी, अरे डेमोग्राफी चेंज हो रहा है तो उस पर बात करते हैं हम लोग, साथ में जो है विकास की भी बात करते हैं हम लोग। अगर हम पूरे झारखंड की बात करें, अभी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी शामिल हुए। अब बीजेपी का कहना है कि हम जो सीटें हैं, कोल्हान की 14 सीटें, वो 14 सीटों जीतने का काम करेंगे। आपको कितना इम्पैक्ट लगता है चंपई सोरेन के इस पार्टी में शामिल होने? देखिए, 12 सीट तो अभी तक हम लोग जो है 12 सीट पे जो है हम लोग लीड कर चुके हैं अभी तक। और वो चुनाव आते आते जो है हम 14 में से 14 पे लीड करेंगे और जीतेंगे, 100% जीतेंगे। चंपई सोरेन जो है वो लोकप्रिय नेता थे और उन्होंने जो है शिबू सोरेन को बनाया। सबको पता है, झारखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि अगर शिबू सोरेन को किसी ने बनाया तो उनका बड़ा बेटा दुर्गा सोरेन का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा, दुर्गा सोरेन का। और चंपई सोरेन का बहुत बड़ा योगदान है। दुर्गा सोरेन जो है अभी तो दिग्वंत हो चुके हैं, अभी तो हमारे बीच में नहीं है दुर्गा सोरेन। उनकी पत्नी जो है वो सीता सोरेन, सीता सोरेन को जो है अपमानित किया। कौन? एक बांग्लादेशी छाप, मदरसा छाप जो है अपने आप को डॉक्टर कहने वाला, एक यहीं का मंत्री है, उसका नाम भी मुझे याद नहीं रहता है, इरफान अंसारी शायद से, सही है। उसने, हेमंत सोरेन ने कुछ नहीं बोला, शिबू सोरेन ने कुछ नहीं बोला, कल्पना सोरेन ने कुछ नहीं बोला। आज दुर्गा सोरेन जो हेमंत सोरेन के बड़े भाई थे, उनकी पत्नी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज चंपई सोरेन जिन्होंने शिबू सोरेन को बनाया, जो सुख और दुख में हमेशा साथ खड़े थे, उस चंपई सोरेन का अपमान जो है शिबू सोरेन के बेटा जो है हेमंत सोरेन जो है कुर्सी के लिए कर देते हैं। वो चंपई सोरेन आज हमारे साथ है। अब चंपई सोरेन और सीता सोरेन जैसे लोग अगर हमारे साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे साथ हैं, दुनिया का सबसे मजबूत नेता में से एक अमित शाह जी हमारे साथ हैं, देश का लोकप्रिय मुख्यमंत्री, दो लोकप्रिय मुख्यमंत्री, एक असम के जो है हेमंत बिस्वा शर्मा जी, एक शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं, तो हम जो है 100% यहाँ पे चुनाव जीतेंगे। कोल्हान जी भी जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे जो है मेजोरिटी लेके आएगी झारखंड में। तमाम जो कोशिश के बावजूद भी बीजेपी जो अनुसूचित जाति हैं उनका ये नहीं जीत पाई है, उनका दिल नहीं जीत पाई। नहीं तो आप जाके ग्राउंड पे जाइए,
और ग्राउंड पे जाके जो है आप रिपोर्टिंग कीजिए, आपको पता चल जाएगा। आप महिला हैं, आप एक बार जो है सिर्फ और सिर्फ जो है संथाल परगना के उस जगह पे चले जाइए जहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हुआ है। आपको जो है आप अगर एग्जैक्ट सवाल पूछ दीजिएगा तो आपको वहां से भगा देगा सब, और नहीं तो आपके साथ बदतमीजी कर देगा सब। जहां पे डेमोग्राफी चेंज हुआ है वहां पे अब जब आपके साथ बदतमीजी हो सकता है, आप माइक लेके जा रहे, कैमरा लेके जा रहे, अब सोचिए वहां पे आदिवासी बहन बेटियों के साथ उन लोगों ने कितना बदतमीजी किया है। एक आदिवासी समाज से आने वाली एक हम लोगों की बहन थी जिनको जो है 40 से अधिक टुकड़ों में काट के जो है फेंक दिया गया था। अंकिता को आप लोगों ने भूला नहीं होगा। अंकिता पूरा अंकिता कांड का कवरेज मैंने किया था वहां पे जाके, पूरा शुरू से लेके आखिरी तक पूरा का पूरा, आप लोगों ने नहीं भूला होगा। ये सारी चीजें जो है हर माँ देखती है, वो चाहे आदिवासी समाज से आ रही हो, चाहे जो है अति पिछड़ा समाज से आ रही हो, दलित समाज से आ रही हो, या स्वर्ण समाज से आ रही हो। हर एक माँ चाहती है कि हमारी बेटी सुरक्षित रहे। और आज जो है हेमंत सोरेन की सरकार में जो है किसी की भी बेटी कहीं भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए हर माँ चाह रही है कि इस बार जो है हेमंत को बदल ही देना है और भारतीय जनता पार्टी को लाना है। क्योंकि माओं को मोदी पे भरोसा है, माओं को जो है बीजेपी पे भरोसा है, और इसलिए जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी आएगी। बीजेपी ने अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइड नहीं किया है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी सीटें को लोग देख रहे हैं कि वहां पे खतरा है, क्योंकि कोई खतरा नहीं है। राजधनवार में बाबूलाल, देखिए कौन खड़े हैं कौन नहीं खड़े हैं हम उस पर नहीं जाएंगे। राजधनवार में बाबूलाल मरांडी जी जो है जीतेंगे चुनाव, और जीतेंगे, ठीक है। और देखिए वहां पे यही तो लोकतंत्र है ना, भारतीय जनता पार्टी में यही लोकतंत्र है। यहां पे विधायकों से पूछा जाएगा कि आपके विधायक दल का नेता कौन बनेंगे, और जो विधायक दल का नेता बनेगा वही सीएम बनेगा। वहां पे फिक्स है, शिबू सोरेन थे अब उनका बेटा ही बनेगा, हेमंत सोरेन ही बनेगा, एकदम फिक्स है। वहां पे पूछा नहीं जाएगा, वहां पे लोकतंत्र नहीं है। वहां पे कुछ भी हो जाए, पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करे बुरा परफॉर्मेंस करे, कुछ भी हो जाए, नाम फिक्स है कि हाँ यही जो है सीएम कैंडिडेट रहेंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो है चुनाव के बाद जो है पूछा जाता है। जैसे अब यूपी का एग्जाम्पल ले लीजिए, यूपी में योगी जी का नाम नहीं था, उसके बाद से वहां पे विधायक दल का बैठक हुआ, विधायक दल के नेताओं ने और शीर्ष नेतृत्व ने डिसाइड किया कि यूपी को अगर सही रास्ते पे लाना है तो योगी की जरूरत है। योगी आए, उस समय सांसद थे, उन्हें जो है बैक किया गया कि आप जाइए, आप जो है यूपी को सुधारिए, वहां से आए। वैसे ही जो है यहाँ पे जो है चुनाव के बाद जो है परिस्थितियां जिस प्रकार से बनेगी उस प्रकार से विधायकों से पूछा जाएगा, जो जीते हुए विधायक हैं उनसे पूछा जाएगा कि वो जो है किसके कप्तानी में जो है बढ़िया जो है खेल सकते हैं, किसके कप्तानी में जो है बढ़िया काम कर सकते हैं, उनसे पूछा जाएगा। और केंद्रीय नेतृत्व जो है उन लोगों से पूछ पाछ के जो है जो निर्णय लेगी वो हमारे टीम का जो है झारखंड का कैप्टन बनेंगे। झारखंड में एक नाम बड़ा चर्चा में है, आपने लोकसभा में भी देखा होगा, और हाल में एक कार्यक्रम के तहत आप आए थे तो उनके समर्थकों से आपकी थोड़ी नोकझोंक भी हो गई थी, जयराम महतो। उसको बीजेपी चुनौती के रूप में देखती है क्या? नहीं, उनके समर्थकों से नोकझोंक नहीं हुई थी। उनके समर्थक जो है मतलब कि बदतमीजी करने का प्रयास कर रहे थे। मैंने कुछ सवाल पूछ दिया, पता नहीं था, मैंने पूछा झारखंड का क्षेत्रफल क्या है, जनसंख्या क्या है झारखंड का, ये कुछ नहीं जानते हैं। देखिए कब तक बांटोगे भाई, कुछ तो ऐसे नेता हैं झारखंड में ना, चुनाव खत्म होने दीजिए, सिर्फ हमारी सरकार आने दीजिए, वो सारे के सारे लोग जो है आएंगे सामने। कुछ ऐसे नेता है जो 5,000 रुपया में बांग्लादेशियों का आधार कार्ड बनवाते हैं और 25,000 रुपया में जो है उनको जो है कहीं पहाड़ी एरिया में जो है जमीन छेक के दे देते हैं, एक झुग्गी झोपड़ी एक मकान जैसा दे देते हैं। वैसे नेताओं के बारे में यही कहना चाहता हूं कि सिर्फ हमारी सरकार आने दीजिए, फिर देखिएगा कि हाँ आप लोगों की सच्चाई जो है झारखंड के लोगों के सामने आएगी, और फिर झारखंड के लोग क्या कहेंगे। ऐसे लोग जो है जातिवाद का आग देते हैं, ऐसे लोग जो है भारत को तोड़ने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोग जो है बाहरी भीतरी करते हैं। ऐसे लोगों की बात अगर नहीं ही की जाए तो अच्छी है। हम लोग पूरे देश को, देश के सभी लोगों को, देश के सभी राज्यों को, देश के सभी शहरों को, देश के सभी गांवों को हम लोग जो है एक जैसा देखते हैं, क्योंकि हमारी नेशनलिटी जो है वो भारतीय होती है, सबकी नेशनलिटी भारतीय होती है। तो भारत का कोई भी भूभाग को जो है हम लोग अपना समझते हैं, और किसी भी भूभाग में जाते हैं हम लोग तो समझ में आता है कि ये भारत भूमि है और यहाँ पे जो है भारत के लोग जो है वो रह सकते हैं। ये लोग जो है बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत सारा समस्या पैदा करने का कोशिश करते हैं ताकि लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाए। अब आदिवासियों की जनसंख्या घटी, इस पे इन लोगों ने कभी चर्चा नहीं किया।
कभी बात नहीं किया। यहाँ पे जो है पर कैपिटा इनकम जो है वो डाउन है, इस पे इन लोगों ने कभी बातचीत नहीं किया। यहाँ के लोगों की समस्याओं पे इन लोगों ने कभी बातचीत नहीं किया। सड़क, बिजली, पानी, बेटी, माटी, रोटी पे इन लोगों ने कभी बातचीत नहीं किया। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आग लगाने का प्रयास किया। तो ऐसे लोग अगर बार बार आग लगाते हैं ना, तो कभी कभी उस आग में इन लोगों का भी हाथ जल जाता है और कभी कभी इन लोगों का भी घर जल जाता है। तो इस बार ऐसे नेता जो है वो कुछ नहीं करने वाले और भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। आपको लगता है, आपने कहा कि हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन जो झारखंड का एक तबका है, युवा वर्ग, उसमें काफी जयराम महतो का क्रेज है। कौन से युवाओं में क्रेज है, आप बताइए। आप जैसे देख लें कि जहां 1932 की बात होती है, स्थानीय नीति की बात होती है, और जयराम जो है वो 1932 को लेके ही चले हैं। आपने जहां तक देखा कि वो कहते हैं कि हम 1932 की बात करते हैं, हम झारखंडियत की बात करते हैं। और जो युवा हैं उनका कहना है कि जयराम महतो अच्छे खासे लीडर हैं और वो हमारी आवाज बन रहे हैं। कैमरे के पीछे जो है उनकी आवाज है जयराम महतो? नहीं। उन्होंने कभी किसी हॉस्पिटल में किसी व्यक्ति का इलाज करवाया है? उन्होंने कभी किसी गांव में जो है सड़क बनवाया है? कभी किसी युवा के रोजगार के लिए उन्होंने आवाज उठाया है कि नहीं रोजगार दिया जाए, रोजगार दिया जाए, वैकेंसी लाया जाए, वैकेंसी लाया जाए? इन सब चीजों के लिए आवाज उठाया है? तो और गलती से जो है कभी आवाज उठाए हैं, गलती से कभी आवाज उठाए हैं तो ऊपर से जो है कुछ सेटिंग वोटिंग करके जो है फिर चुप हो गए। आंदोलन में लाठी खाने का मतलब आंदोलन तभी माना जाएगा जब जो है आप जिस चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं वहां पे सफल हो जाए। अगर आवाज उठा रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं, तो कहीं नहीं तो कहीं जो है आपको जो है बैकडोर से जो है किसी ने पैसा दे दिया और आप शांत हो गए। तो इस प्रकार के लोग जो है वो युवाओं के रोल मॉडल नहीं हो सकते। और आपने देखा लोकसभा चुनाव में उनका क्या हश्र हुआ, आपने देखा लोकसभा चुनाव में क्या हश्र हुआ, विधानसभा चुनाव में वही हश्र होगा। क्या लगता है कि उनकी पार्टी एक भी सीट ला पाएगी? देखिए, हम आलतू फालतू टॉपिक पे हम डिस्कस ही नहीं करना चाहते और आलतू फालतू लोगों पे भी डिस्कस नहीं करना चाहते। जो देश को तोड़ने की बात करे, जो देश को तोड़ने की बात करे, जो देश में आग लगाने की बात करे, दो राज्य में विवाद पैदा करने की बात करे, दो राज्य के लोगों के बीच में विवाद पैदा करने की बात करे, वैसे लोगों पे बात नहीं करना चाहता। अब इन लोगों पे आने से नहीं लगता है, ऐसे ऐसे लोगों पे आने से नहीं लगता। मनीष कश्यप जैसे लोगों पे आरोप लगा दिया जाता है कि दो राज्यों में विवाद फैलाने की बात मनीष कश्यप ने किया और कोर्ट मुझे बाइज्जत बरी कर देता है। कोर्ट मुझे उस केस में जो एनएसए मेरे ऊपर तेजस्वी यादव ने लगाया था, उस केस में कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया मुझे। 6 महीना के अंदर जो है एनएसए टूट गया, एनएसए जो है क्वैश हो गया। कोर्ट का एक शब्द है क्वैश हो गया, मतलब खारिज हो गया वो एनएसए जो मेरे ऊपर आरोप लगा। दूदू सरकार, दोनों सरकार मेरे अगेंस्ट, और उस समय बिहार में भी तेजस्वी यादव की सरकार थी। मेरे ऊपर जो है नवंबर में ही मैं अप्रैल में, मार्च में मैं जेल गया था। अप्रैल में जो है मेरे ऊपर एनएसए लगा 4 अप्रैल को, और नवंबर में जो है एनएसए क्वैश हो गया। उस समय नवंबर में जो है तेजस्वी यादव की सरकार थी बिहार में, तमिलनाडु में जो है डीएमके की सरकार थी, और इन दोनों सरकार से मैं लड़के जो है एनएसए 6 महीना में तोड़वा लिया, क्वैश हो गया 6 महीना में। अब जरा बताइए, मैं देश को एक करने की बात करता हूं तो मेरे ऊपर एनएसए लगा देते हैं, और कुछ लोग जो है एकदम अपने भाषण में देश को तोड़ने की बात करते हैं, दो राज्यों के बीच में वैमनस्य फैलाने की बात करते हैं, दो राज्यों के लोगों के बीच में विवाद पैदा करने की बात करते हैं, उनके ऊपर एनएसए नहीं लगता है। बताइए, तो ये तो है इंडी गठबंधन का साजिश। ये लोग चाहते हैं कि अगर कोई तोड़ने की बात कर रहा है तो उसको हवा दे दो, उसको सपोर्ट कर दो। ये तो बी टीम है ना, ये लोग जो है बी टीम है। और किसके बी टीम है? इंडी गठबंधन के बी टीम है, हेमंत सोरेन के बी टीम है। और ये बी टीम, वो टीम जो है, बी टीम, सी टीम, ई टीम, डी टीम जो है ना, ये कभी काम नहीं आती है। अगर हम देखें कि 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, अस्थाई 5 साल ये सरकार चली, लेकिन जो स्थानीयता की बात होती है झारखंड में वो नहीं बन पाई। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये सरकार? शिबू सोरेन भी जो है 3 बार मुख्यमंत्री बने थे, हेमंत सोरेन भी 2 बार मुख्यमंत्री बने। इन सब चीज़ों पे जो है हमारी सरकार आएगी, सारे विधायकों से बातचीत की जाएगी, लोगों से बातचीत की जाएगी, और सर्वसम्मति से जो लोग चाहेंगे वो होगा, सर्वसम्मति से जो लोग चाहेंगे वो होगा। लेकिन सबसे बात करके होगा, जितने भी विधायक जीत के आएंगे उनसे बातचीत किया जाएगा, जितने भी फिर झारखंड के जनता का मूड भापा जाएगा, वो लोग क्या चाहते हैं वो, और जो झारखंड के लोग चाहेंगे वो हो जाएगा। बिहार में आपके गठबंधन की सरकार है, वहाँ पे महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तय है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी की अगर सरकार यहाँ बनती है तो इस तरह का कुछ लागू होगा यहाँ? देखिए, बहुत सारे मुद्दों पे जो है हमारे शीर्ष नेतृत्व के नेता ही बात कर सकते हैं और वही बता सकते हैं। ठीक है, मुझे जो जिम्मेवारी दिया गया है मैं उस जिम्मेवारी से ऊपर मतलब कि कुछ नहीं बोल सकता।
तो मुझे जिस बात की जानकारी है मैं उसी पे बोल सकता हूँ। और हाँ, ये चीज़ें 33% आरक्षण तो नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम है, उन्होंने तो लागू करा दिया है। संसद में जो है वो आप 2029 के बाद से जो है वो लागू हो जाएगा, और वो पास हो गया, संसद में पास हो गया। 2029 के बाद से वो जो है वो धरातल पे लागू हो जाएगा। 2026 में परिसीमन होगा, 26 के बाद परिसीमन होगा, 29 के बाद से वो परिसीमन, और उसके बाद से वो लागू हो जाएगा। तो मोदी जी का तो ये ड्रीम है, और महिलाओं को तो मिलना ही चाहिए, सम्मान मिलना ही चाहिए, एकदम बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और आधी आबादी है महिलाओं की, तो 33% तो वो लोग तो अपनी आबादी से कम ही मांग रहे हैं। तो उम्मीद है कि सरकार आएगी तो इस पे विचार करेगी। आप आधी आबादी की बात कर रहे हैं, हेमंत सोरेन इसी आधी आबादी पे ताल ठोक रहे हैं कि उनके सर पे ये ताज होगा। उनके लिए आधी आबादी उनकी सिर्फ पत्नी है। हेमंत सोरेन के लिए आधी आबादी सिर्फ और सिर्फ कल्पना सोरेन है, सिर्फ उसके अलावा उनके लिए आधी आबादी कुछ नहीं है। सिर्फ कल्पना सोरेन के बारे में सुबह उठते हैं सोचते हैं अपनी पत्नी के बारे में, शाम को सोते हैं सोते समय सोचते हैं अपनी पत्नी के बारे में, सिर्फ और सिर्फ। उसके अलावा जो है वो झारखंड की किसी महिला के बारे में, किसी बेटी के बारे में, किसी बहन के बारे में नहीं सोचते। सिर्फ उनके लिए उनकी स्टार प्रचारक, उनकी पार्टी की उनकी पत्नी, उनके लिए सुबह शाम जो है उनके जुबान पे उनके पत्नी का नाम, पत्नी के जुबान पे सुबह शाम जो है हेमंत सोरेन का नाम। मतलब ये पति पत्नी जो है गेम खेल रहे हैं, ये पति पत्नी का मैच है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जेएमएम, बिना टैक्स पे करने वाली कंपनी है जेएमएम, घोटाला करने वाली कंपनी है जेएमएम। तो इस प्रकार के सरकार को जो है झारखंड की महिला, लड़कियां, माँ बहन सब लोग समझ चुके हैं। और इस बार जो है सारे के सारे महिलाओं ने ठाना है कि मोदी जी को जो है झारखंड में किसी भी हाल में लाना है, और भारतीय जनता पार्टी को जो है झारखंड में किसी भी हाल में लाना है। उनका तो कहना है कि मैया सम्मान में हम 1000 दे रहे हैं, दिसंबर से वो राशि 2500 रुपये हो जाएगी। और गोगो दीदी जो योजना थी बीजेपी की जिसकी ये घोषणा कर रहे हैं, वो इसके सामने टिक नहीं पाया। देखिए, और गोगो दीदी योजना जो है वो शिवराज सिंह चौहान लाडली लक्ष्मी बहना योजना, लाडली योजना मध्य प्रदेश में, उसके बाद से जो है आप महाराष्ट्र में देख सकते हैं। तो हमारा जो योजना है उसका कॉपी किया गया, हेमंत सोरेन ने कॉपी किया। कॉपी कब किया? चुनाव से जस्ट 2 महीना पहले। हमारे यहाँ जो है वो चुनाव का घोषणा नहीं था, चुनाव से पहले लागू था वो, और 5 साल लागू करके हमने दिखाया, और उसके बाद चुनाव में जाके हमने वोट मांगा। ये 5 साल से इनकी सरकार थी। 5 साल पहले इन्होंने क्यों नहीं लागू किया? 4 साल पहले इन्होंने क्यों नहीं लागू किया? 3 साल पहले इन्होंने क्यों नहीं लागू किया? 2 साल पहले इन्होंने क्यों नहीं लागू किया? 1 साल पहले इन्होंने क्यों नहीं लागू किया? 6 महीना पहले इन्होंने क्यों नहीं लागू किया? चूंकि देखिए, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक स्टेटमेंट दिया है कि कांग्रेस के नेता लोग चुनाव जीतने के लिए वही वादा करें जो पूरा कर सकते हैं, जो पूरा नहीं कर सकते वो वादा नहीं करें। आप राज्य का राजस्व कितना है पहले उसको देखिए, फिर जनसंख्या क्या है, फिर हम कितना जो है पब्लिक वेलफेयर में पैसा दे सकते हैं जिससे जो है झारखंड का भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा। ये सारा चीजें कैलकुलेशन कीजिए, और भारतीय जनता पार्टी कैलकुलेट करती है। एमपी में दिया भारतीय जनता पार्टी ने, महाराष्ट्र में दिया, आप जाइए गुजरात में देखिए टोल फ्री है। गुजरात में जो है व्हाइट नंबर प्लेट जो है, व्हाइट नंबर प्लेट की गाड़ियां जो है वहां के स्टेट गवर्नमेंट के 4 लेन रोड पे या एक्सप्रेसवे पे चलती है तो उसको टोल नहीं देना पड़ता है। गुजरात में नहीं देना पड़ता, वहां पे डीजल पेट्रोल सस्ता है। यूपी में डीजल पेट्रोल सस्ता है। तो वहां की सरकारें कंसिडर करती है, कैलकुलेट करती है कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये हेमंत सोरेन, ये लोग पढ़े लिखे थोड़ी हैं, ये झूठ मूठ का इन लोगों को सर्टिफिकेट मिल गया, झूठ मूठ का। चूंकि बाबूजी सीएम थे, सर्टिफिकेट मिल गया इन लोगों को, बाबूजी बड़े नेता थे, सर्टिफिकेट मिल गया। ये लोग कैलकुलेट करते नहीं। अधिकारी जो है झारखंड का, कोई अधिकारी जो है झारखंड को अगर सबसे ज्यादा किसी ने लूटा तो वो अधिकारियों ने लूटा, बड़े बड़े IAS IPS अधिकारियों ने लूटा झारखंड को। वो अधिकारी आके बोलते हैं कि हेमंत सोरेन जी चुनाव जीतने के लिए ये घोषणा कर दीजिए ना, बाद में चुनाव के बाद देख लिया जाएगा। अभी कर्नाटका में क्या हुआ? महिला शक्ति योजना चल रहा था कर्नाटका में, बस फ्री चल रहा था। कर्नाटका में 9 प्रकार का अलग अलग बस चलता है, कैटेगरी उसका अलग अलग है। वो सारा में जो है DK शिव कुमार ने कह दिया है कि नहीं, अब इस योजना को वापस ले जाया जाए। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बोला क्या कि हिमाचल प्रदेश जो है आर्थिक रूप से पूरा दिवालिया घोषित हो गया। आर्थिक रूप से हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है दिवालिया घोषित हो गई। कर्नाटक का स्थिति आप देख सकते हैं कि वही है। उससे मल्लिकार्जुन खड़गे जो है बहुत दुखी है और उन्होंने बोला कि वही घोषणा किया जाए जो पूरा कर सकते हैं। तो ये लोग बिना सोचे समझे घोषणा करते हैं, और हमारा जो है पूरा कैलकुलेट रहता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है और कब करना है, किस प्रकार से करना है, और हम जो बोलते हैं वो करते हैं।
हमने बोला धारा 370 हटाएंगे, हटाया हमने। हमने बोला राम मंदिर बनवाएंगे, हमने बनवाया। हमने बोला दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भारत में बनवाएंगे, बनवाया। हमने बोला कि दुनिया में सबसे ज्यादा सड़कों का जाल भारत में होगा, आज जो है भारत दूसरे नंबर पे है, चाइना को पीछे छोड़ चुका है। हमने बोला रेलवे के कंडीशन को सुधारेंगे, हम रेलवे के कंडीशन को सुधार रहे हैं और लगातार सुधार रहे हैं। लेकिन पिछले 70 साल का पाप जो है कांग्रेस का, वो जो है बीच बीच में बाधा पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम पूरा रेलवे का कंडीशन को सुधार रहे हैं। आज दुनिया में 93% इलेक्ट्रिसिटी से भारत में ट्रेन चलता है, अमेरिका में जो है 87% और चाइना में जो है इससे कम ही इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन चलता है। दोहरीकरण, हम ट्रेनों का दोहरीकरण कर रहे हैं, हम सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, हम एक्सप्रेसवे बनवा रहे हैं, हम हाईवे बनवा रहे हैं, हम कंपनियों को लगा रहे हैं, हम बाहर से कंपनियों को लेके आ रहे हैं। सन 2014 से पहले भारत में सिर्फ और सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थी, सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थी। आज जो है 2024 से पहले जो है भारत में 200 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं। आप गूगल पे जाके सर्च मार सकते हैं। अब लोग कहेंगे 200 मोबाइल कंपनियां नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो होती है वो जैसे एप्पल का फोन बन रहा है तो उसके लिए जो है 10 कंपनी बना रहा है एप्पल का फोन, वीवो का बन रहा है तो उसका 10 कंपनी बना रहा है, ओप्पो का बन रहा है तो उसका 10 कंपनी बना। सैमसंग ने दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट जो है नोएडा में डाला, दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हमने बनवाया, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू हमने बनवाया, दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल हम लोग बिहार में पीएमसीएच में बनवा रहे हैं, पीएमसीएच को बनवा रहे हैं। उसका फर्स्ट फेज जो है एशिया का सबसे बड़ा होगा, फर्स्ट फेज जो है वो एशिया का सबसे बड़ा होगा और सेकेंड फेज में जब उसको डेवलप करेंगे पीएमसीएच को तो वो दुनिया का सबसे बड़ा पीएमसीएच अस्पताल बनेगा। तो इस विकास मॉडल पे हम लोग काम करते हैं और विकास मॉडल के साथ साथ देश को सुरक्षित करते हैं। अगर कोई डेमोग्राफी चेंज करेगा तो हम उससे भी लड़ेंगे, उसको भी ठीक करेंगे। अगर कोई घुसपैठी भारत में घुसेगा तो उसको भी ठीक करेंगे। अगर टेरर अटैक करने का प्रयास करेगा, अभी देखिए उमर अब्दुल्ला की सरकार जम्मू कश्मीर में बन चुकी है और जब से उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है तब से आतंकवादी गतिविधियां जो है जम्मू कश्मीर में बढ़ गया है। आप देख सकते हैं, पहले हमने कंट्रोल करके रखा था। तो ये सारी चीज़ों पर हम लोग काम करते हैं, इसीलिए जो है देश की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी से प्यार करती है। और लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि 240 सीट ला के भी हम उदास थे और 99 सीट लाके भी जो है विपक्षी खुश थे। 99 सीट, चूंकि उन्हें उम्मीद नहीं था कि 99 आएगा, उम्मीद ही नहीं था और हम जो है 240 लाके भी उदास थे। उसके बावजूद हमने दिल्ली में जो है विपक्षी गठबंधन को पूरा 0 पे आउट कर दिया, हमने हिमाचल प्रदेश में विपक्षी गठबंधन को 0 पे आउट कर दिया, हमने उत्तराखंड में विपक्षी गठबंधन को 0 पे आउट कर दिया, हमने गुजरात में विपक्षी गठबंधन को 0 पे आउट कर दिया, हमने एमपी में विपक्षी गठबंधन को 0 पे आउट कर दिया। हम तो 6 राज्य में विपक्षी गठबंधन को लोकसभा चुनाव में 0 पे आउट कर चुके हैं। 0 पे एक भी सीट वो लोग 6 राज्य में नहीं जीते। उसके बावजूद जो हम सोच रहे हैं कि हमसे कहाँ कुछ ये हो गया, हमें जो है 240 की जगह पे 340 चाहिए था। हम इस बारे में सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं 99 आ गया, कैसे, अरे बाप रे बाप, बहुत खुश। तो ये अंतर है हमारा और उनका विचारधारा में। हम देश का विकास भी करते हैं, देश को सुरक्षित भी करते हैं, हम चुनाव भी अच्छे ढंग से लड़ते हैं। वो लोग ना देश को सुरक्षित करते हैं, ना देश का विकास करते हैं, ना चुनावी मुद्दा जो है सही ढंग से लेके आ पाते हैं। तो ये सारी समस्याएं जो है विपक्षी गठबंधन को गर्त में लेके जा रहा है और यही सब वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार धीरे धीरे बढ़ते जा रही है और वोट प्रतिशत हमारा बढ़ते जा रहा है। चलिए, ये सवाल होगा मनीष जी आपसे कि 68 सीटों पर बीजेपी झारखंड में चुनाव लड़ रही है अपने घटक दलों के साथ। 68 सीटों में कितनी सीटें बीजेपी लेकर आ रहा है? देखिए, घटक दल उसके अलावा दूसरे सीटों पे लड़ रहे हैं। 68 मतलब सीट पे हम सिर्फ एनडीए लड़ रहा है, 68 सीट पे हम लड़ रहे हैं, हाँ, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और बाकी जो रिमेनिंग 13 सीट है उस पे जो है हमारे घटक दल, जैसे 10 सीट पे आजसू लड़ रहा है और 2 पे जदयू और 1 पे जो है चिराग पासवान जी के पार्टी का एलजेपी लड़ रहा है। ठीक है, 68 सीट में जो है हम लोग जो है 50+ जो है सीट लेके आएंगे यहाँ पे और हम लोग जो है सिंगल लार्जेस्ट अपने दम पे जो है सरकार बनाएंगे। लेकिन हमारे साथ जो गठबंधन में जो पार्टी है हम उनका भी ख्याल रखेंगे और सबके साथ मिलके जो है हम लोग सामूहिक प्रयास से जो है झारखंड का विकास करेंगे और सरकार हम अपनी बनाएंगे। टक्कर नहीं मानते यहाँ पे तो इंडी गठबंधन से किस से? वो राहुल गांधी जलेबी की फैक्ट्री से हम अपना टक्कर माने? बताइए, जलेबी की फैक्ट्री से हम टक्कर माने? आलू से सोना बनाने वाले से टक्कर माने हम लोग? गुजरात में जाके बोल रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं महिलाओं के सामने, इस गुजरात को किसने दूध दिया, आगे का स्टेटमेंट जो है अगर मैं बोल दूंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे। इतना घटिया स्टेटमेंट देते हैं। हम मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनको समझ ही में नहीं आता है, शिव और राम को लड़ाते हैं। शिव और राम को लड़ाने का प्रयास किसने किया था? मल्लिकार्जुन खड़गे का ना स्टेटमेंट है, हम उनसे टक्कर माने। हेमंत सोरेन
जो कोयला घोटाला करके बैठे हुए हैं, बालू घोटाला करके बैठे हुए, लैंड घोटाला करके बैठे हुए हैं। 2006 से 2008 के बीच में हेमंत सोरेन ने 23 प्लॉट खरीदा। कितना? 23 प्लॉट 2006 से 2008 के बीच में। 2019 के चुनावी हल्फनामा में उन्होंने इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन 2024 के चुनावी हल्फनामा में उन्होंने बता दिया। उनका तो नॉमिनेशन रद्द होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष हो और जल्द से जल्द जो है हेमंत सोरेन का नॉमिनेशन रद्द करे, क्योंकि उन्होंने चुनावी हल्फनामा में गड़बड़ी की। एक केस के बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया। 2019 में सियाज गाड़ी थी उनकी पत्नी के पास, कल्पना सोरेन के पास, उस गाड़ी के बारे में 2024 के चुनावी हल्फनामा में उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो ऐसे जो सीएम हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो जब जो है चुनावी हल्फनामा में गड़बड़ दे रहे हैं, और 2019 के चुनाव के समय में हेमंत सोरेन 42 साल के थे, 2024 के चुनाव के समय में हेमंत सोरेन जो है 49 साल के हो जा रहे हैं, यानी 5 साल में हेमंत सोरेन का 7 साल उम्र बढ़ जा रहा है। यहाँ पे अगर युवा जो है कैलकुलेट नहीं कर पाता और एक दिन ऊपर नीचे हो जाता है तो उसको नौकरी नहीं मिलता है। तो ये तो 2 साल उम्र का घोटाला किया, बालू घोटाला, कोयला घोटाला, उसके बाद अब उम्र का घोटाला करने वाले हेमंत सोरेन को जो है तो झारखंड की जनता नकार देगी और हम सरकार बनाएंगे। मतलब आप इस चीज को लेके श्योर हैं कि एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है? नजर नहीं, एनडीए की सरकार बनेगी, 100% बनेगी। 23 तारीख को जो है, 23 नवंबर को जो है आप देख लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, एनडीए की सरकार जो है वो झारखंड में बन चुकी रहेगी। चलिए, ये तो झारखंड चुनाव को लेकर बातें थी, लेकिन मनीष कश्यप से कुछ पर्सनल सवाल पूछ लेते हैं। मनीष जी, आज आप एक बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन क्या आप कल वाले मनीष कश्यप को मिस करते हैं कि वो ज़्यादा अच्छी लाइफ थी या अभी वाली ज़्यादा अच्छी? देखिए, समय के अनुसार जो है परिवर्तन ही संसार का नियम है, और गीता में ये श्री कृष्ण ने बताया था। समय के अनुसार जो है आपको आगे बढ़ना होता है, समय के अनुसार जो है आपको अपने सोच को जो है वो अगले लेवल पे लेके जाना होता है। आज जो है मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और आज मैं पार्टी के लिए ईमानदारी पूर्वक काम कर रहा हूँ। मेरे से जितना हो रहा है मैं ईमानदारी पूर्वक काम कर रहा हूँ। कहीं भी रहिए, आप ईमानदार बने रहिए, और अगर ईमानदारी से कोई भी काम करता है तो उसको सुकून मिलता है। मैं जब रात में जाता हूँ चुनाव प्रचार करके या जो भी काम करके तो मुझे अच्छा नींद आता है, अच्छा नींद। जबकि मुझे बहुत सारे लोग धमकी देते हैं कि मनीष कश्यप देख लेंगे, 10 दिन में तुमको गोली मार देंगे, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें मैंने डाला भी था, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी, बहुत सारी चीज़ें। तो उसके बावजूद जो है मैं चुनाव प्रचार करके जाता हूँ तो सुकून आता है, नींद, मैं चैन से नींद से सो पाता हूँ। 2 घंटा सोऊँ, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, जितना घंटा, मतलब सुकून के साथ सोता हूँ। मैं पत्रकारिता, तो बहुत सारे लोग पत्रकारिता बोलते हैं, लेकिन मैं तो यूट्यूबर था। मैं यूट्यूब पे जब वीडियो बनाया करता था उस समय भी जो है मैं अपना काम करने के बाद जब रात में जाता था और जब सोता था तो सुकून के साथ मैं सोता था। तो ईमानदारी से काम कीजिए, आपको सुकून की नींद आएगी। ईमानदारी, बेईमानी कीजिएगा तो आपका नींद और चैन दोनों छिन जाएगा। तो इसीलिए जो है हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ, और यहाँ पे भी जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो नहीं लगता कि मनीष कश्यप जिसको लेकर युवाओं में खासा क्रेज था, लोग चाहते थे कि हम मनीष कश्यप के जैसा बने, बहुत ये था क्रेज युवाओं के बीच, क्योंकि आप अभी भी लोग चाहते हैं कि मनीष कश्यप जैसा बने। देखिए, मैं साधारण परिवार से, नरेंद्र मोदी जी ने 2024 15 अगस्त लाल किला से एक बात बोला था कि इस देश में जो है मिडिल क्लास और गरीब फैमिली के नॉन पॉलिटिकल परिवार से जो है 1 लाख युवाओं को भारत की राजनीति में आना चाहिए। कितना? 1 लाख युवाओं को, गरीब और मिडिल क्लास फैमिली से, नॉन पॉलिटिकल फैमिली से 1 लाख युवाओं को, वो चाहे मुखिया के चुनाव में आए, चाहे विधानसभा के चुनाव में आए, चाहे लोकसभा के चुनाव में, या अलग अलग चुनाव होता है उसमें आना चाहिए। वो एग्जैक्ट समस्याओं को समझते हैं। तो ये तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है मिडिल क्लास और गरीब लोग, उनमें से बहुत सारे युवा आएंगे। हमें देख के जो है बहुत सारे युवा आएंगे कि देखिए मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी में है, और भारतीय जनता पार्टी जो है एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला मनीष कश्यप का भी सम्मान करता है। तो बहुत सारे युवा बोलेंगे कि हाँ, हम जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ सकते हैं।